Dear students, very good morning to all of you. We have been discussing the methods of plant disease management in the past lectures, and we have already discussed about the regulatory methods and the cultural and physical methods. Today, we are going to discuss the biological methods that are employed in the plant disease control. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे एक वास्प प्यूपे है एंड ये एक कैटरपिलर पे बैठे हैं and taking nutrition from the caterpillar. Similarly, as you can see on the screen here, you can see two caterpillars, but that caterpillar which is on the top, it is infected with a virus. Similarly, here on your screen again, you can see the green clover worms which are infected with a fungus. यहाँ पे फंगस ने इन्फेक्ट किया है क्लोवर वर्म्स को, as you can see on your screen. इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ग्रेप्स प्रेजेंट है ऑन द स्क्रीन, जो आपका राइट है. यहाँ पे एक जापानीज बीटल लार्वा है, लेकिन इसमें डिजीज हुई है जिसको हम बोलते हैं मिल्की डिजीज, एंड द डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. तो ये जो आपने सारे के सारे पिक्चर्स देखी अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट डालते हैं या कोई डिजीज कॉज करते हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो इसी के रिलेटेड है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है, एंड अल्टीमेटली इट कैन बी यूज एज अ मीन्स टू कंट्रोल अ डिजीज, particularly in the plants. So the topic of today's discussion is the biological methods that are employed in the plant disease management. First of all, let's have a look on the definition of the biological control of pathogens. तो biological control हम किसको बोलते हैं? अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को, एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक पैथोजन को टोटली या पार्शियली डिस्ट्रॉय करे, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पैथोजन. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई पैथोजन है, इसका जो इन्फेक्टिंग मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं इनोकुलम. अब ऑब्वियसली एक प्लांट पैथोजन क्या करता है, ये इनोकुलम प्रोड्यूस करता है. अब अगर या पैथोजन जो होता है ये बहुत सारी एक्टिविटीज प्रोड्यूस करता है जिससे डिजीज कॉज होती है. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है कि अगर इनोकुलम डेंसिटी जो है या तो वो रिड्यूस हो जाए, या जो डिजीज प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है किसी पैथोजन की या किसी पैरासाइट की, वो कम हो जाए बाय वन और मोर ऑर्गेनिजम्स. अगर हमने कोई ऑर्गेनिज्म यूज किया जिसकी वजह से जो इन्फेक्टिंग मटेरियल है या तो वो कम हो जाए, या किसी पैथोजन का जो डिजीज प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है वो कम हो जाए. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल. तो सिंपल मीन्स में हम ये कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, इट इज जस्ट द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगर हमने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किया ताकि हम किसी प्लांट डिजीज को कंट्रोल कर सकें, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल. तो यहाँ पे एक और डिफिनेशन है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कि कोई भी कंडीशन या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जहां पे
किसी पैथोजन का सर्वाइवल या उसकी एक्टिविटी कम हो जाए बाय एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिजीज की इंसिडेंस है वो रिड्यूस हो जाए, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। मैं फिर से दोहराऊंगा, जो बायोलॉजिकल मेथड है इट इज डिफाइंड एज द रिडक्शन ऑफ इनोकुलम डेंसिटी और डिजीज प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ ए पैथोजन और पैरासाइट by one or more organisms, which can be accomplished naturally or through manipulation of the environment, by the manipulation of host, or by the introduction of one or more antagonists. So, in simple words, biological control is nothing but the control of plant diseases using living organisms. It can be defined as a total or partial destruction of pathogen by other organisms, or it can also be defined as any condition under which survival or the activity of a plant pathogen is reduced by the help of the agency of any other living organism except human beings, which ultimately results in the reduction in the incidence of disease caused by the pathogen. तो बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जहां पे हम केमिकल्स का यूज करते हैं ताकि हम किसी डिजीज को कंट्रोल कर सकें, लेकिन जहां तक जो केमिकल मेथड्स हैं, एक तो वो कॉस्टली हो जाते हैं एंड दूसरा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द होस्ट प्लांट एज वेल एज ऑन द एनवायरमेंट। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है ये बहुत ही एफिशिएंट होता है, क्योंकि अगर कोई भी हम बायोलॉजिकल एजेंट अगर होता है वो इजीली मल्टीप्लाई कर सकता है सॉइल में एंड वो प्रोटेक्शन दे सकता है किसी क्रॉप को थ्रू आउट द क्रॉप ग्रोथ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम कोई बायोलॉजिकल एजेंट यूज करते हैं किसी प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में, तो वो कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जिनकी वजह से एक बायोलॉजिकल एजेंट कंट्रोल करता है एक प्लांट डिजीज। इसमें तो बहुत सारे मेथड्स हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड है, एक डायरेक्ट प्रोटेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जेनेटिक मैनिपुलेशन की, जो जीन्स है वो मैनिपुलेट किए एंड इसके बाद जो हमने प्लांट होस्ट प्लांट है इसकी हमने रेजिस्टेंस बढ़ाई। लेकिन अगर हम डायरेक्ट प्रोटेक्शन की बात करें, इसमें हम मेनली फोकस करते हैं उन ऑर्गेनिज्म में जिनमें एंटोगोनिज्म होता है। एंटेगोनिज्म का मतलब ये है कि अगर कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है एंड ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इट एक्ट्स अगेंस्ट द अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर मान लीजिए सॉइल है या कोई एरियल पार्ट ऑफ प्लांट है, इसमें कोई प्लांट पैथोजन रहता है एंड हमारे पास ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन पैथोजन्स के खिलाफ काम करते हैं, तो अगर हम इनको डिप्लॉय करें, ये एक डायरेक्टली प्रोटेक्शन होती है बाय द बायोलॉजिकल कंट्रोल। इन ऑर्गेनिजम्स को जो प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करे, दीज आर कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स। मैं फिर से दोहराऊंगा, देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय व्हिच द बायो एजेंट्स दे कंट्रोल द प्लांट डिजीज। हाउएवर जो हमारा आज का जो लेक्चर है, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जहां पे हमें बस एंटागोनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करना है। तो एक डायरेक्ट जो प्रोटेक्शन है बाय द बायोलॉजिकल कंट्रोल, दैट इज द डिप्लॉयमेंट ऑफ एंटागोनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटागोनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच एक्ट अगेंस्ट some other organisms, mainly the disease causing pathogens। अब वो कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिनसे एक एंटागोनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है अगेंस्ट द प्लांट पैथोजेंस। सो दीज
mechanisms are, number first is ability to parasite the pathogens directly. अब कुछ ऐसे एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली पैरासाइट एक्ट करते हैं एज अ पैरासाइट और द अदर पैथोजेंस, एंड इस फिनोमिनन को बोलते हैं पैरासाइटिज्म. तो पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि कोई एंटागोनिस्टिक एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दैट लिव्स either on or inside the body of a pathogen, and इसी तरह से वो उसको फिर डिस्ट्रॉय करता है या इसकी ग्रोथ को लिमिट कर सकता है. सो इट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ द बायोकंट्रोल ऑर्गेनिजम्स, मेनली द एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स. दूसरा होता है द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स और टॉक्सिन्स अगेंस्ट द पैथोजेंस. अब बहुत सारे एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं कि जो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं टॉक्सिन्स. अब उन्होंने ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज किए जो बाकी पैथोजेंस के खिलाफ काम करते हैं. We know we have got different chemicals, what we call as antibiotics, which function against the organisms, mainly the bacteria होता है या फंगस होता है, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स. अब कुछ ऐसे भी एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं. अब जैसे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हुए, वो प्लांट पे तो कोई इफेक्ट नहीं डालता, बट इट एक्ट्स अगेंस्ट द प्लांट पैथोजेंस, and this process is called antibiosis. So antibiosis is the production of antibiotics by any microorganism which acts against the other plant pathogens. तीसरा जो होता है, अब यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पहला लिया था पैरासाइटिज्म. अब बहुत सारे यहाँ पे मैं एक केस लूंगा वायरल पैरासाइट्स के बारे में. अब बहुत सारे पैथोजेंस, ऑलमोस्ट ऑल द पैथोजेंस, चाहे वो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, मॉलिक्यूल्स हो या निमेटोड्स हो, अब ये सारे के सारे ऑलमोस्ट क्या होते हैं कि दे आर अटैक्ड बाय द वायरसेस. तो वायरसेस को भी टेस्ट किया है, दे हैव बीन टेस्टेड एज अ पॉसिबल बायोलॉजिकल कंट्रोल्स. तो जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज, जिसको हम फेज बोलते हैं, अब ये ऐसे वायरसेस होते हैं विच एक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया को में एंटर करते हैं एंड इनको डिस्ट्रॉय करते हैं. दे अल्टीमेटली रिजल्ट इन द लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया. तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहां पे बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल किया गया है कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया है, वो कोई किसी प्लांट पे कोई बैक्टीरियल डिजीज लग गई, तो इट इज बीन इनोकुलेटेड विद द बैक्टीरियोफेज. अब जैसे ही हमने बैक्टीरियोफेज से ट्रीट किया, तो बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, ये इन बैक्टीरिया को अटैक करते हैं और इजीली जो प्लांट डिजीज है वो कंट्रोल हो जाती है. तो दूसरी बात हम कर रहे थे एंटीबायोटिक्स की. तो एंटीबायोटिक्स में क्या होता है कि एंटीबायोटिक एजेंट्स या एंटीबायोटिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं बाय द बायोकंट्रोल एजेंट्स. अब ये क्या करते हैं कि दे सप्रेस द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन. यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल फिनाइजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. अब ये फिनाइजीन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पी फ्लोरेंस. ये क्या करता है कि ये सप्रेस करता है, जो अगर फॉर एग्जांपल वीट है, वीट में टेकऑल डिजीज में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि टेकऑल डिजीज वीट में होती है. अब क्या होता है कि पैथोजन क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे पी फ्लोरेसेंस की बात यहाँ मैं करता हूँ, तो वो एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं फिनाइजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जैसे ही इसने ये एंटीबायोटिक रिलीज किया, तो इसकी वजह से जो टेक ऑल डिजीज का पैथोजन है वो कंट्रोल में आ जाता है. थर्ड जो मैकेनिज्म है विच इज एम्प्लॉयड बाय द एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स इज द कंपटीशन. अब कंपटीशन क्या होता है, बहुत सारे एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कंपीट करते हैं विद द अदर ऑर्गेनिजम्स
फॉर अदर स्पेस और न्यूट्रिशन और इवन फॉर द सर्वाइवल। हमें पता है कि स्पेस की जरूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, इसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है फॉर द सर्वाइवल। अब अगर फॉर एग्जांपल इकोलॉजिकल निश सेम हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो इनके बीच कंपटीशन पड़ जाता है। अब अगर कोई मोर कॉम्पिटिटिव हो तो वो आउट कम्पीट करता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उनकी जो ग्रोथ है वो ऑब्वियसली सप्रेस हो जाती है, वो उनकी कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो कम्पीट करते हैं विद द प्लांट पैथोजेंस फॉर स्पेस, फॉर न्यूट्रिशन एंड फॉर द सर्वाइवल। तो जो बेनिफिशियल, फॉर यहाँ पे मैं पूरे से एक्सप्लेन करूंगा अबाउट कंपटीशन। जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्लांट पैथोजेंस, अब बोथ दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे आर यूजुअली अट्रैक्टेड टू द रूट एक्सुडेट्स। अगर प्लांट रूट जो है वो एक्सुडेट प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं दोनों टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट पैथोजन हो चाहे वो बेनिफिशियल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। तो जो इफेक्टिव बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे? विच इज मोर कम्पिटिटिव देन पैथोजेनस फॉर फूड, फॉर स्पेस। अब अगर कोई इफेक्टिव बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, क्योंकि वो कंपटीशन करता है एंड इट इज मोर कम्पिटिटिव, वो compete करता है विद पैथोजन फॉर द फूड स्पेस, उसकी वजह से वो पैथोजन, जो पैथोजन है उसकी जो ग्रोथ है वो रिड्यूस करती है। इसकी वजह से जो पैथोजन है वो एक्सक्लूड हो जाता है या काम हो जाएगा फ्रॉम अटैकिंग द क्रॉप्स। उसी की वजह से जो क्रॉप्स है वो बच जाएंगे। हमें पता है कि जैसे ही कोई प्लांट ने कोई रूट एक्सुडेट यूज किया, तो प्लांट पैथोजन इजीली अटैक कर सकता है प्लांट को एंड वो हार्म कर सकता है किसी क्रॉप को। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो जो प्लांट अब पैथोजन जो इन्वेड करता है वो इस इन्वेजन को रिड्यूस करता है। तो अगर किसी इफेक्टिव जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म हो उसने किसी प्लांट रूट को कॉलोनाइज किया और वहां पे ग्रो हो गया, तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है ऑन द होस्ट प्लांट दो तरीके से। क्योंकि ये जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब ये कोई ऐसे बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जिससे प्लांट ग्रोथ इंक्रीज होती है, और दूसरा ये पैथोजन एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। अब इसकी एक एग्जांपल है, जैसे बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि अगर कोई प्लांट पैथोजन हो, वो कोई प्रोड्यूस टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे अगर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो जो इसकी एबिलिटी है टॉक्सिन प्रोड्यूस करने की, वो उसको कम कर देता है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं लूंगा एक। अब पाइथियम और बैक्टीरिया जो है, इनके बीच में कंपटीशन होता है फॉर द न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे ही न्यूट्रिएंट्स में कंपटीशन हो गया, तो अल्टीमेटली ये क्या होती है कि क्योंकि पैथोजन जो है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, इसकी वजह से अगर कुकुम्बर्स है, कुकुम्बर्स में डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है। अब जो कुकुम्बर में डैम्पिंग ऑफ डिजीज हो गई, अगर वहां पे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, तो वो compete करता है विद द बैक्टीरिया फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड अल्टीमेटली जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज है इन द कुकुम्बर्स वो सप्रेस हो जाती है। एक और इसका एग्जांपल है, अब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज करते हैं जो आयरन को चिलेट करते हैं, आयरन को क्रैब करते हैं। अब सॉइल में अगर आयरन कंपाउंड्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऐसे कंपाउंड्स रिलीज करते हैं जो चिलेट करते हैं, जो फिक्स करते हैं आयरन को। फॉर एग्जाम्पल सीडोबैक्टीरियंस हैं या पायोवर्डिन्स हैं। अब ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आयरन को चिलेट कर, इनको हम बोलते हैं साइडेरोफोर्स।
siderophores or iron chelators which chelate the iron, which is available in the soil. अब बहुत सारे पैथोजन ऐसे होते हैं वो तभी ग्रो कर पाते हैं जब आयरन प्रेजेंट हो इन द सॉइल. अब चूंकि जो ऐसे जो एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, चूंकि दे एक्ट एज साइडेरोफोर्स और आयरन चिलेटर्स, क्योंकि रिलीज करते हैं आयरन चिलेटर्स को, तो आयरन की जो कंसंट्रेशन है वो अवेलेबल नहीं रहती है फॉर द पैथोजन, और पैथोजन की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती. तो अल्टीमेटली जो प्लांट है वो बच जाते हैं फ्रॉम द डिजीज. इसी तरह एक और प्रोसेस है जिसकी वजह से जो एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंट्रोल कर पाते हैं पैथोजेंस को, एंड इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स दैट अटैक द सेल कंपोनेंट्स ऑफ द पैथोजन. अब बहुत सारे एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं कि वो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से जो पैथोजन का जो सेल कंपोनेंट्स हैं वो डिग्रेड होते हैं. अब जैसे ही सेल कंपोनेंट डिग्रेड हो गए तो ऑब्वियसली जो पैथोजन है उसकी डेथ कॉज होती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइसिस. फॉर एग्जांपल ट्राइकोडर्मा विरिडी या ऐसे कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया है या फंगे है, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं. इसकी वजह से जो प्लांट पैथोजन है उनका सेल वॉल जो है डिग्रेड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल बैसिलस स्पीशीज, जो बैसिलस स्पीशीज है वो क्या करते हैं, जो हाइफी होता है, जो फंगल हाइफी होता है उनको वो डिग्रेड करते हैं. जो बैसिलस स्पीशीज हैं दे कॉज द हाइफलाइसिस ऑफ मनी फंगल पैथोजेंस. इसी तरह काइटोनोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करता है सिरेटिया. जो सिरेटिया है इट प्रोड्यूसेस काइटोनोलिटिक एंजाइम्स व्हिच कॉज द सेल वॉल लाइसिस ऑफ द पैथोजेंस. इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लूंगा ट्राइकोडर्मा की. जो ट्राइकोडर्मा है वो प्रोड्यूस करता है काइटिनेज. अब काइटिनेज क्या करता है, क्योंकि एक्ट करता है ऑन द काइटिन व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल, तो ये इजीली सेल वॉल का लाइसिस करता है. फॉर एग्जांपल इन द राइजोक्टोनिया, जो ट्राइकोडर्मा है दैट प्रोड्यूसेस काइटिनेसिस व्हिच लाइस द सेल वॉल ऑफ राइजोक्टोनिया सोलैनाई. तो इसकी वजह से जो माइक्रो और जो प्लांट पैथोजन है उसकी लाइसिस हो जाती है एंड अल्टीमेटली डेथ हो जाती है प्लांट पैथोजन की. मैं फिर से दोहराऊंगा, द फोर्थ मेथड बाय व्हिच एन एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स कैन कंट्रोल the growth rate or even the survival of the plant pathogen is the production of those enzymes that attack the cell components of the pathogen. The process or the production of enzymes that attack the cell components of the pathogen, it is called as lysis. So the जो biocontrol organisms होते हैं, they act against the parasites or the pathogens by coiling around the hyphae. For example, trichoderma की आवाज लेते हैं. इसी तरह there are some fungi or bacteria that secrete hydrolytic enzymes that degrade the cell wall of pathogens. For example, take the case of bacilli, it causes the hyperlysis of many fungi. इसी तरह we have got trichoderma which produces chitinases and lyses the cell wall of Rhizoctonia solanae. एक और मेथड जो होता है by which an antagonistic organism can act against the plant pathogen is the induced or acute resistance. अब अगर कोई बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जैसे वो इंटरेक्ट करता है विद होस्ट प्लांट, तो ये ऐसे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं प्लांट में जिनकी वजह से जो प्लांट है उनमें रेजिस्टेंस बढ़ जाती है अगेंस्ट द प्लांट पैथोजेंस. मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं कि अगर वो प्रेजेंट हो
इन द सॉइल, एंड वो क्या करते हैं, जैसे वो इंटरेक्ट करते हैं विद द होस्ट प्लांट, दे इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट अगेंस्ट द पैथोजेंस, एंड इसकी वजह से फिर प्लांट में डिजीज लगने के चांसेस कम होते हैं। एक और तरीका है by the antagon sorry by the beneficial microorganism is the enhanced growth। अब बहुत सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्रॉप्स की जो ग्रोथ है वो एनहेंस करते हैं। अब अगर प्लांट हेल्दी हो तो ऑब्वियसली इसमें प्लांट पैथोजन जो है वो कम ही अटैक कर पाते हैं। एक और तरीका है मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लांट माइक्रो एनवायरमेंट। अब बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि जैसे इनमें कोई बेनिफिशियल माइक्रोब चला गया सॉइल में, तो ये इसका एनवायरमेंट चेंज करता है। अब एनवायरमेंट इस तरह चेंज करता है कि इनमें जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो अच्छे से सर्वाइव ही नहीं कर पाते। एक और मेथड है बायो कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स का कि जो आ, ये जो एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं कि ये प्लांट को स्टिमुलस देते हैं ताकि वहां पे प्लांट जो है ऐसे मेटाबोलाइट सिक्रीट करता है कि जो अगर पैथोजन का स्पोर हो भी कहीं पे तो वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाता है। they check the germination of the pathogen spore। So these are some of the mechanisms by which antagonistic जो microorganisms हैं they act against the pathogenic microorganisms। So number first is the ability to parasite the pathogen directly, what we call as parasitism। Number second is the production of antibiotics which act against the plant pathogens. The process is called antibiosis। Third is ability to compete for the food, space, and to survive in presence of other organisms, what we call as competition। Fourth is the production of enzymes that ultimately attack the cell components of pathogens and cause their death. That is called the lysis। One more is the induction of defense responses in the plant they surround। One more is the metabolism of plant produced stimulants of the pathogens which check the pathogen spore germination। So these were some of the methods। Now coming to our main जो topic है जो हमारे syllabus में है, we have to discuss only the two antagonists, that is the fungal antagonist and the bacterial antagonist। Now coming to the fungal antagonists। अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जहां पे जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसे केमिकल्स क्रिएट करते हैं दैट एक्ट अगेंस्ट द फंगस। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं which act against the fungus, these are called as the fungal antagonists। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स कोड करूंगा जिनकी वजह से ये क्लियर हो जाए कि कैसे फंगल एंटागोनिस्ट्स वर्कआउट करते हैं। तो पहला एग्जांपल है which is called the biocontrol of हेटेरोबैसिडोन। अब जो हेटेरोबैसिडोन है ये क्या करता है कि ये कॉनिफर्स में दो टाइप्स ऑफ डिजीज करता है। ये तो एक रॉड करता है, बट रॉड करता है कॉनिफर्स में। इसी तरह ये जो हेटेरोबैसिडोन है ये इन्फेक्ट करता है अगर कहीं पे कोई पाइन प्लांट हो उसको हमने फ्रेशली कट किया है, ये इसको इन्फेक्ट करता है एंड देन इट स्प्रेड्स विद द रूट्स। जो हेटेरोबैसिडोन है, हेटेरोबैसिडोन जो है ये एक फंगस है। ये क्या करता है, ये बट रॉट डिजीज करता है कॉनिफर्स को। इसी तरह ये क्या करता है अगर कहीं पे कोई पाइन है एंड पाइन को हमने कट किया है, जो फ्रेशली पाइन स्टम्प्स होते हैं ये इनको इन्फेक्ट करते हैं एंड अल्टीमेटली दे गेट स्प्रेडेड टू द रूट्स। अब जैसे ही ये रूट्स पे पहुंचे तो फिर रूट कांटेक्ट के थ्रू ही ये स्प्रेड हो जाते हैं टू द हेल्दी प्लांट्स
एंड अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, इट कैन इवन किल द हेल्थी प्लांट्स। अब अगर हमने क्या किया, जो ये स्टम्प सरफेस है, अगर हमने इनोकुलेट किया इसको फंगस से, हमें पता है कि देयर आर डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, इनमें आता है ओइडिया भी। ओइडिया इज वन ऑफ द स्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। तो अगर हमने ओइ जो फिलीवियोप्सिस जो है, फिलीवियोप्सिस जिजेंटिया जो है, अगर हमने क्या किया, इसके ओइडिया से हमने इसको इनोकुलेट किया। अगर कोई पाइन फॉर एग्जांपल गिर गया, तो हमने इसको इस फंगस से इनोकुलेट किया। ये क्या करता है कि ये जो हेटेरोबैसिडोन है इसे compete करता है, तो अल्टीमेटली ये या तो इसको बिल्कुल एक्सक्लूड ही करता है इन द स्टम्प। तो इसकी वजह से जो हेल्दी प्लांट्स है वो बच जाते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, हमारे पास कॉनिफर ट्रीज होते हैं, जैसे हमारे पास पाइन ट्रीज है। अगर हमने पाइन ट्री को कट किया तो उसका स्टम्प वहां पे रहता है, तो एक फंगस है जिसको बोलते हैं हेटेरोबैसिडोन। हेटेरोबैसिडोन क्या करता है, ये इस जो कट पाइन स्टम्प है, ये इसको अटैक करता है। एंड जैसे ही इसके अटैक करता है, तो अल्टीमेटली ये रूट्स तक पहुंचता है। एंड जैसे ही रूट्स तक पहुंचा, तो अगर नियर बाय कोई हेल्दी प्लांट हो, वो इस जो स्टम्प जो जो कट स्टम्प है, इसके रूट से अगर उसका कोई कनेक्शन हो, तो थ्रू रूट्स जो ये हेटेरोबैसिडोन है, ये फंगल इन्फेक्शन फैलाता है दूसरे हेल्दी प्लांट को, एंड इट कैन इवन किल द हेल्दी प्लांट्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं फिलीवियोप्सिस जिजेंटिया। तो फिलीवियोप्सिस जिजेंटिया जो है, ये टाइप ऑफ सपोज करते हैं, प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं ओइडिया। तो अगर हमने ओइडिया जो है उसको इनोकुलेट किया ऑन द कट पाइन स्टम्प्स, तो ये क्या करता है, ये जो डिजीज काजिंग हेटेरोबैसिडोन फंगल जो है, ये इसको आउट कम्पीट करता है, इसको ग्रो होने ही नहीं देता। अब ये ग्रो ही नहीं हुआ, तो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। तो इसकी वजह से जो अगर नियर बाई ट्रीज जो हेल्दी ट्रीज है, वो उनमें इन्फेक्शन फैलता नहीं है। सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फंगल एंटागोनिस्ट। एक और एग्जांपल है वेयर वी कंट्रोल द चेस्टनट ब्लाइट। अब हम चेस्टनट ब्लाइट को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, वी हैव गॉट डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ ए पैथोजन। पैथोजन के बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं। एक होता है हाइपर वायरेंट, एक होता है हाइपो वायरुलेंट स्ट्रेन। हाइपर वायरुलेंट स्ट्रेन होते हैं जो इजीली डिजीज कॉज कर सकते हैं। अब हाइपो वायरुलेंट स्ट्रेन है जो, अच्छा आपका आपकी क्लास स्टार्ट हो गई, चलिए कोई बात नहीं, दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह टुमारो we will discuss all this, we'll complete this lecture.